बच्चों, मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भारत का संविधान पढ़ाऊंगा। भारत का संविधान एक ऐसा विषय है जो ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक को बहुत अच्छे से उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और यदि आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं तो संविधान का अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक मैं आपको बहुत विधिवत अच्छे उदाहरण दे करके और जो भी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे चले हैं उससे संबंधित सारे डिस्कस करके आपको समझाऊंगा। तो आइए आज शुरुआत करते हैं हम भारत के संविधान की। आपके बोर्ड पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, लिख करके इसलिए रखता हूं ताकि आपकी वीडियो छोटी हो, क्योंकि लिखने में समय लगेगा। तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, भारत के संविधान को अध्ययन की सुविधा के लिए 22 भागों में बांटा गया है। तो आज हम पहले भाग का अध्ययन करेंगे। देखिए, आपका जो हेडिंग है भारतीय संविधान का भाग 1, जिसका सब्जेक्ट है संघ और इसका क्षेत्र। इसमें 4 अनुच्छेद को शामिल किया गया है, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। जो भाग 1 है उसमें 4 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। तो आज हम आपको अनुच्छेद 1 पढ़ाएंगे। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। और इस सेंटेंस से जो यहां पे वाक्य लिखा हुआ है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, इससे देखिए 2 बातें लिखी गई हैं। इंडिया यानी भारत, ये क्या है? ये देश का नाम है, अर्थात इंडिया और भारत दोनों ही हमारे देश के नाम होंगे या हैं। और राज्यों का संघ, ये क्या है? राज्य पद्धति का प्रकार है कि भारत देश का जो प्रशासन है वो कैसे चलाया जाएगा, भारत देश का शासन कैसे चलेगा। ये राज्य पद्धति के बारे में बताता है कि भारत राज्यों का संघ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान के जनक और जननी दोनों हैं, उनके अनुसार इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ है। इससे 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, भारतीय संघ राज्यों के बीच में समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब भारत में ऐसा नहीं है कि कई राज्यों ने मिल करके एक आपस में मीटिंग की हो और उन्होंने एक समझौता किया हो तब भारत संघ का निर्माण हुआ हो, ऐसा नहीं है। जबकि अमेरिका में क्या है? अमेरिका में 50 राज्यों ने मिल करके एक मीटिंग की और उन्होंने एक संघ बनाया और वहां पर 2 नागरिकता है, एक संघ की नागरिकता और एक राज्यों की। ये 50 राज्य हैं, तो 50 राज्यों की अलग अलग वहां के निवासियों की नागरिकता राज्य की भी है और फेडरेशन की भी नागरिकता है। और वहां पे राज्य जब चाहें तब वो फेडरेशन से अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत संघ जो है वो राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। क्या है फिर? आइए, पहली बात देखी गई कि भारतीय संघ राज्यों के बीच में समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिकी संघ, अमेरिकी फेडरेशन में वहां के 50 राज्यों ने मिलकर के एक संघ बना लिया और वहां पर राज्यों को पावर ज्यादा दी गई है। राज्य जब चाहें वो फेडरेशन से अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत का कोई राज्य चाहे तो भारत संघ से अलग नहीं हो सकता है। इसलिए भीमराव अंबेडकर ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि भारत संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। फिर और क्या है?
राज्यों को संघ से विभक्त होने का अधिकार नहीं है। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। मतलब यहाँ पे जो राज्य हैं उन्होंने समझौते के आधार पर संघ नहीं मिलाया है, बल्कि पूरा भारत देश एक है। प्रशासनिक सुविधा हो, देश को चलाने के लिए प्रशासनिक सुविधा के लिए, लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत को राज्यों में बांटा गया है। पूरा देश एक है और किसी राज्य को यह अधिकार नहीं दिया गया कि वो भारत संघ से अलग हो जाए। और देखिए, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अभी हम यहाँ किसका अध्ययन कर रहे हैं? अनुच्छेद 1 का। मैं आपको अनुच्छेद 1 को पूर्णतः समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अनुच्छेद 1 है क्या। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक, राज्यों के क्षेत्र जो स्टेट हैं, और दूसरा संघ क्षेत्र जिसे हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं, और तीसरा ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। भारत संघ को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, 3 प्रकार के राज्यों में बांटा जा सकता है। पहला जो स्टेट, भारतीय राज्य, तीसरा संघ शासित क्षेत्र यूनियन टेरिटरी, और जो तीसरा ऐसे क्षेत्र हैं जिनको भारत सरकार अधिकृत कर सकती है। वो भी भाग भारत के नहीं है, लेकिन युद्ध के द्वारा या किसी संधि के द्वारा भारत सरकार उनको अधिकृत कर सकती है। वो तीसरे प्रकार के आपके राज्य क्षेत्र हैं। आइए, राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के क्रम, उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। जो संविधान की अनुसूचियां हैं, उनकी जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची में राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के क्रम, उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। जो पहली अनुसूची है उसको हम खोलेंगे तो वहां हम जो वर्तमान में जितने राज्य हैं, जैसे आज 28 राज्य हैं, तो उनका क्रमवार नाम, उनका विस्तार क्षेत्र और बहुत विस्तृत जानकारी आपको पहली अनुसूची में मिलेगी। इस वक्त भारत देश में 28 राज्य, वह 8 केंद्र शासित राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, और ये कहां लिखे मिलेंगे आपको? इनके नाम, इनके विस्तार क्षेत्र सब आपको पहली अनुसूची में मिल जाएंगे। राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर समान रूप से लागू है। यानी राज्यों के जितने भी राज्य हैं, संविधान के जो उपबंध है राज्य से संबंधित, वो सभी पर समान रूप से लागू हैं। लेकिन संविधान के भाग 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध है। मतलब ये बात तो सत्य है कि राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर समान है, लेकिन अपवाद भी है। अपवाद क्या है? संविधान का जो भाग 21, इसे आज हम पहला भाग पढ़ रहे हैं, जब भाग 21 पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि भाग 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। वो राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ये 10 राज्य ऐसे हैं जिनके लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। तो आगे कुछ और भी विशेषताएं उपबंध हैं अनुच्छेद 1 से संबंधित, मैं उसको आपको लिख करके बताता हूं। 5वीं और 6ठी अनुसूची में राज्य के भीतर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध हैं। जैसा हमने इसके पहले देखा था कि भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत 10 राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए थे। उसके अलावा एक अपवाद और भी है कि 5वीं और 6ठी अनुसूचियों में राज्य के भीतर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए भी विशेष उपबंध हैं। आइए देख लेते हैं कुछ नोट्स।
भारत का संविधान का जो भाग 1 है उसमें 4 अनुच्छेद हैं, 1 से लेकर 4 तक। उसका नाम क्या है? भारत संघ और इसका क्षेत्र। तो भारत संघ से तात्पर्य है सिर्फ राज्य शामिल हैं। जैसे आज 28 राज्य हैं, भारत संघ में 28 राज्य शामिल हैं। और इसके क्षेत्र में 2 चीजें हैं, एक केंद्र शासित क्षेत्र जो कि इस समय 8 है, यूनियन टेरिटरी, और केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में अधिकृत किए जाने वाले क्षेत्र भी उसमें शामिल हैं। संघ व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों का बंटवारे में हिस्सेदार हैं। देखिए, भारत संघ के जो 28 राज्य हैं वो क्या हैं? वो इसके हिस्सेदार हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदारी करते हैं। संघ शासित प्रदेश एवं भारत सरकार द्वारा अधिकृत क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। ठीक है, तो ये संघ और इसके क्षेत्र में ये अंतर है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्रों का भी अधिग्रहण कर सकता है। कैसे कर सकता है? किस प्रकार से? देखिए, कोई संधि हो जाए, कोई देश संधि के अनुसार इसे लड़ाई हो रही है, तो ये हुआ कि संधि हो गई, उसने कहा आप हमारा इतना पार्ट ले लीजिए, तो संधि के अनुसार उस पार्ट को नोटिफिकेशन के द्वारा भारत सरकार, जो केंद्र की सरकार है, उस भाग को अधिग्रहित कर सकती है, खरीद सकती है। किसी देश के किसी पार्ट को पैसा देकर के खरीद सकती है। कोई देश हमसे खुश है, वो हमको उपहार हमारे देश को दे सकता है। हम किसी पार्ट को किसी देश से लीज पे ले सकते हैं, व्यवसाय के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसे अभी तक किसी मान्य शासक ने कोई ऐसा पार्ट हमको मिल जाता है हमारे देश को, केंद्र सरकार को, जिसपे किसी देश का शासन नहीं है, तो उसको अपडेट कर सकती है। और युद्ध में जीतकर, जैसे इस समय भारत पाकिस्तान का चल रहा है, कुछ पार्ट अगर हम जीत जाते हैं तो केंद्र सरकार नोटिफिकेशन के द्वारा उसे भारत का हिस्सा बना लेगी, यूनियन टेरिटरी घोषित कर देगी, या किसी को हराकर भी ले सकती है, जीत कर भी ले सकती है, हराकर, दोनों माने एक ही है। भारत सरकार ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया है, जैसे दादर और नागर हवेली को, गोवा को, दमनदीप को और पुदुचेरी को, सिक्किम को। तो इन सब का डिटेल कैसे लिया, कब लिया, किससे लिया, हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है भारत के संविधान का अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 के साथ हम अगली वीडियो में फिर हाजिर होते हैं। हमारा आपसे फिर अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो देखिए, आपको संविधान से संबंधित कोई समस्या रह ही नहीं जाएगी। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो IAS हो या चाहे PCS हो। ठीक है, थैंक यू।